नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नैतिक विकास का सिद्धांत। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया और नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं लॉरेंस कोहलवर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलवर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत के जो दिया गया है, इसका प्रमुख जो आधार है वो तर्क व चिंतन है। नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? तर्क व चिंतन। तर्क व चिंतन के आधार पर कोहलवर्ग ने नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। कौन कौन से? पूर्व नैतिक विकास, नैतिक विकास और पश्च नैतिक विकास। इसमें क्या दिया गया है? तर्क व चिंतन का आधार बाहरी वस्तु होती है। पूर्व नैतिक विकास में तर्क व चिंतन का आधार क्या होती है? बाहरी वस्तु होती है। पूर्व नैतिक विकास में आज्ञा व दंड की भावना होती है। इसमें आज्ञा व दंड की भावना होती है और जिद व अहंकार की भावना का विकास होता है। किसमें होता है? पूर्व नैतिक विकास में। तो पूर्व नैतिक विकास की जो विशेषताओं में क्या आ गया? तर्क व चिंतन का आधार बाहरी वस्तु होती है, आज्ञा व दंड की भावना होती है, जिद व अहंकार की भावना का विकास होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा नैतिक विकास। इसमें समाज में सम्मान की भावना होती है, समाज में सम्मान की भावना। और तर्क का आधार क्या होता है? सम्मान। और किए गए कार्यों के प्रति प्रशंसा की भावना होती है। किए गए कार्यों के प्रति क्या होती है? प्रशंसा की भावना। तीसरा हमारा आ जाता है पश्च नैतिक विकास। इसमें तर्क का आधार क्या होता है? विवेक। पश्च नैतिक विकास में तर्क का आधार क्या होता है? विवेक और समझौतावादी ये होती है। इसके बाद विवेक से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। किसमें होता है? पश्च नैतिक विकास में। तो हम आज पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास डिटेल में। चलिए हम आराम से अच्छे से डिटेल में समझते हैं इसको कि आखिर नैतिकता होती क्या है और नैतिक विकास किसको कहते हैं। तो नैतिकता को हम जान लेते हैं। नैतिकता किसे कहते हैं? वह गुण जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, तो नैतिकता का मॉरलिटी वह गुण जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। बालक अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। किससे जानता है? सामाजिक परिवेश से। तो नैतिकता वह गुण है जिससे हम सही और गलत की पहचान करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और सामाजिक परिवेश में ही हमें नैतिकता और अनैतिकता का ज्ञान होता है। सामाजिक परिवेश में, समाज में रहने से ही हमको नैतिकता का ज्ञान होता है। कोहलवर्ग हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया है नैतिकता का। वो हमारे कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत, इसी को क्या कहते हैं? नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलवर्ग ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और नैतिकता क्या होती है? कि वह गुण जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, आगे जो कोहलवर्ग हैं उन्होंने अपने प्रयोग किए। तो उन्होंने जो प्रयोग किया उनमें छोटी छोटी कथाओं और कहानियों को सुनाकर नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछे। पहले वो क्या करते थे अपने प्रयोग में कि बालकों को, बच्चों को एक कहानी सुनाते थे, छोटी कथा सुनाते थे और उससे संबंधित फिर वो नैतिकता के आधार पर प्रश्न पूछते थे जिससे बालक बताए कि सही और गलत वह किस तरीके से सोचता है। तो उन्होंने एक जो ज़्यादातर उन्होंने कथा का प्रयोग किया था उस कथा के बारे में हम जानेंगे। तो एक लघु कथा है जिसको लॉरेंस कोहलवर्ग ने अपने ज़्यादातर प्रयोगों में किया था। तो ये क्या है? यूरोप में एक महिला मौत की कगार पर थी। डॉक्टरों ने, आप ध्यान से सुनिए फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे। तो यह हमारी जो कथा है उसको आप ध्यान से सुनिए कि यूरोप में एक महिला मौत की कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा दवाई है। डॉक्टरों ने क्या कहा? दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था। मतलब जो दवाई है वो क्या है? एक तरह का रेडियम है जिसकी खोज शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। मतलब तुरंत ही उसकी खोज की गई थी। तो दवाई क्या था? महंगा था, उसका खर्चा बहुत था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए हिंज कौन है? उसका पति है। ठीक है, तो हिंज कौन है? उसका पति है। उसने उसका इलाज करवाने के लिए क्या किया? उसके पास गया, मतलब उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। तो उसने केवल कुछ पैसे ही उधार मिले। दवा महंगी थी। जब उसने उधार मांगे अपने जानकारी वाले लोगों से तो उसको कुछ पैसे ही उधार मिले, मतलब आधे पैसे मिले, उसको पूरे पैसे नहीं मिले जिससे वह दवा ले खरीद सके।
उसने दवाई वाले से कहा, तो वह फिर क्या करता है, दवाई वाले के पास जाता है और उसने दवाई वाले से क्या कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे। ठीक है, तो उसने क्या कहा दवाई वाले से कि उसकी पत्नी मरने वाली है, उस दवाई को सस्ते में दे दे। दवाई वाले ने दवाई नहीं दी। दवाई वाले ने क्या कहा, नहीं ये महंगी दवाई है और इसको हम सस्ते में नहीं दे सकते। ठीक है, तो दवाई वाले ने मना कर दिया दवा देने से। तो हिंज ने क्या किया, हिंज ने मजबूर होकर दुकान तोड़कर दवा चुरा ली। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि जब उसने दवाई वाले ने उसको दवा नहीं दी तो उसने दुकान तोड़कर दवाई को चुरा लिया। अब यहाँ से नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम आगे समझ लेते हैं। कहानी आपने ध्यान से सुन ली। इससे कोहलबर्ग ने क्या बताया है कि ये नैतिक दुविधा होती है। ठीक है, मोरल डिलेमा। इसमें क्या होता है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। तो नैतिक दुविधा किसे कहते हैं, सही और गलत के बारे में जब हम डिसीजन लेते हैं, जब हम असमंजस की प्रक्रिया में होते हैं कि हम ये चुने या फिर ये चुने, सही क्या है और गलत क्या है, इस चीज़ को सुनने में, समझने में, डिसीजन लेने में जब हम दुविधा में होते हैं तो इसी को कहा गया है नैतिक दुविधा। दुविधा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाता है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है, और नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। अब यहाँ पर वह नैतिक दुविधा में पड़ गया है कि अगर चोरी कर रहा है तो पुलिस पकड़ रही है, पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। अब वह क्या करे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नैतिक दुविधा में है हिंज। इसके बाद दूसरा जो माना है नैतिक तर्कणा। इसमें क्या है, मोरल रीजनिंग। इसमें क्या आ जाता है कि सही और गलत के में जो सही और गलत है उसमें से एक को चुनना। ठीक है, तो इसमें क्या है, हिंज ने चोरी को चुना। अब उसने सही और गलत में डिसाइड क्या किया, हिंज ने कहा हम चोरी कर ले रहे हैं, पत्नी को नहीं मरने देंगे। ठीक है, तो उसने अपनी दुविधा का यहाँ नैतिक तर्कणा, उसने अपना तर्क लगाया और अपने अनुसार उस काम को किया। तो यहाँ पर आप लोग ये सोच सकते हैं कि उसने सही किया या गलत किया। तो नैतिक दुविधा क्या हो जाती है, जब हम सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा में हैं, तो उसको हम कहते हैं नैतिक दुविधा। और इसके बाद नैतिक तर्कणा क्या हो जाती है कि जब हम सही और गलत में से किसी एक को चुन लेते हैं, किसी एक का डिसीजन ले लेते हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने 3 स्तर बताए हैं और तीनों स्तरों के 2-2 उप स्तर भी बताए हैं। यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए। कितने स्तर, 3 स्तर, और उनमें 2-2 उप स्तर भी बताए। इनको हम डिटेल से समझेंगे अच्छे से। तो पहली जो बताई है वो क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। वैसे प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, क्या, प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था है उसको बताया है। अब इस अवस्था में क्या बताया है कि इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है, बच्चा सही और गलत के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, तो इस अवस्था में 4 से 10 वर्ष का जो बालक है वो क्या है, नैतिकता उसमें शून्य होती है। तो इसमें क्या नैतिकता का निर्माण किस तरीके से होता है, पहला देखिए उप स्तर बताया, उसमें दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। मतलब बच्चा क्या होता है, इसमें दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता में क्या होता है कि इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। मतलब वह क्या होता है, अपने जो डिसीजन है नैतिकता के बारे में वह सजा और आज्ञा पालन के जरिए लेता है कि उसको अगर सजा मिलेगी, दंड मिलेगा तो उसको यह काम नहीं करना है, अगर आज्ञा दी गई है तो यह काम करना है। इस तरीके उसको नैतिकता का पता नहीं होता है, पर वह दंड और आज्ञा के पालन के उससे उस चीज़ को लेता है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे को क्या लगा कि वह चोरी करेगा तो सजा मिलेगी। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, बच्चा यहाँ पर चोरी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि दंड मिलेगा। यहाँ पर उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। दूसरी जो आ जाता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसमें क्या है, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है। तो ये जो अवस्था है ये प्राक मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 उपस्तर हैं, उनमें से एक उपस्तर है कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। तो इस अवस्था में जैसे को तैसे भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, जैसे को तैसे। इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। तो बच्चा क्या करता है इसमें, इस अवस्था में कि जिस तरीके का व्यवहार उसके साथ कोई करता है उसी तरीके का व्यवहार वह खुद भी सीखता है, करता है। तो ये हो जाती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसके बाद दूसरा स्तर जो बताया है
वो बताया है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के अंतर्गत क्या आ जाती है, मतलब इसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 10 से 13 वर्ष को शामिल किया गया है। तो इस अवस्था में बालक दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, दूसरे लोगों के मानकों को, तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर किस अवस्था में बालक समावेशित कर लेता है, तो कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में जो बालक है वो दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता, उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेता है। उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती है, दूसरों को देखता है कि किस तरीके के व्यवहार कर रहे हैं और ये व्यवहार कर रहे हैं तो ये सही है, तो ये हमें भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके का उसमें व्यवहार आता है। कब आता है, कन्वेंशनल स्टेज में। इसमें क्या बालक जो 2 उप स्तर है उनके अंतर्गत क्या आ जाता है कि अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें उन बच्चों में क्या होता है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, हमको अच्छा बनना है दूसरे को देखकर। ठीक है, दूसरा आ जाता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, मतलब कानून और व्यवस्था के प्रति उन्मुखता आ जाती है। कैसे कि बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। कैसे, जैसे मान लो एक बच्चा है, अब उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, तो उन्होंने क्या किया है, रेड सिग्नल था उसको तोड़ा, तो उससे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इससे बच्चा अब क्या समझ रहा है, अगर उसने उस चीज़ को देखा है तो समझ रहा है कि रेड सिग्नल तोड़ने से मतलब हमारे पापा को ये मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो हमको ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके की जब उन्मुखता आती है, इस तरीके की चीज़ें सीखता है, तो बच्चा ये कब किस स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, तो कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना इस स्टेज में विकसित होती है। इसके बाद तीसरी जो अवस्था आ जाती है, कौन सी है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में क्या आ जाता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 13 वर्ष के ऊपर की जो अवस्था मानी गई है उसको माना है कोहल वर्ग ने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है अपने डिसीजन खुद लेता है, अपनी सोच के आधार पर, अपनी तर्क के आधार पर, ना कि ये कि समाज किसको सही समझ रहा है और किसको गलत। ठीक है, रूढ़िगत नैतिकता में क्या होता है कि जो दूसरे लोग व्यवहार कर रहे हैं उसी तरीके के व्यवहार को वह अपने अंदर समावेशित करता है। ठीक है, और जो पहली अवस्था होती है उसमें क्या, जो नैतिकता होती है वो शून्य होती है। तो ये उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसमें फिर क्या होता है, इसमें 2 दिए गए हैं उप स्तर। उसमें क्या आ जाता है कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। तो इस जो हमारी लास्ट स्टेज आती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या मानते हैं कोहल वर्ग कि किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं और जिस नियम से किसी का नुकसान हो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे पुराने समय में क्या था, एक सती प्रथा थी। ठीक है, तो उसमें एक नियम समाज में बनाया गया था कि अगर किसी स्त्री का पति एक्सपायर हो जाता है तो उसके साथ ही उसको चिता में बिठा दिया जाता था जीते जी, लेकिन बाद में उसको खत्म कर दिया गया क्योंकि इस तरीके की जो मान्यता है वो सही नहीं थी, गलत थी। इससे मतलब किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा था। तो इन नियमों को इसी तरीके से बच्चे सोचने लगते हैं कि किस नियम से हमारा भला हो रहा है, किससे नहीं। अगर हमें नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियमों को हम नहीं मानेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, दूसरे के विचारों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, वह अपने विचारों को सोचता है, अपने व्यवहार को देखता है और अपने तरीके से व्यवहार करता है कि उसे किस तरीके से व्यवहार करना है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो इस अवस्था में दूसरों के फायदे के लिए भला करने की इसमें चाहत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अवस्था है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और इसमें जो दूसरा उपस्तर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है और अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।